पार्किंग व्यवस्था वैसे उस तरफ रखी है। और सब लोग आ जाए आराम से, बहुत पर्याप्त जगह है, आराम से बैठे, खड़े रहने की जरूरत कहाँ है, इतनी जगह है, आराम से विराजो। अरे रखने दो, उनकी बात पे विचार करेंगे, बैठे इसलिए हैं, ऐसे थोड़ी बैठे हैं कि देखो ऐसा है, मेरा मानना ये भी विशेष व्यक्तिगत मेरा मानना। हेलो 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 हेलो, सभी भाइयों से निवेदन है कि कृपया गाड़ी को इस तरफ लगा दे यार। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, सब लगा, गाड़ियों की स्पेशल व्यवस्था की है पार्किंग के आपके लिए, तो कृपया गाड़ियों को इधर लगाएं और जूते चप्पल बाहर जादम से नीचे खोलकर शांति से जादम पर बैठिए। और अब महापंचायत का शुभारंभ हो चुका है। हाँ, तो मैं आमंत्रित करूंगा बलराम जी अध्यापक जी को, आप आए और संविधान के बारे में आप अपनी जानकारी रखें। आप संविधान के बारे में बहुत, बलराम जी। पचवारा की पावन धरा पर सभी को मेरा नमस्कार। और मैं यहाँ से ये भी कहना चाहूंगा कि मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, पहले मुझे बोलने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, लेकिन समाज की मांग को देखते हुए और समय की भी मांग को देखते हुए मुझे यहाँ पर आना पड़ रहा है। और मैं जो भी यहाँ पे बोलता हूँ उसको किसी भी प्रकार से कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी समाज सेवी मेरे वक्तव्य को तोड़ मरोड़ के पेश ना करे। पिछली बार भी मैंने बोला था जोधा की महापंचायत में, तो वो मेरा स्पीच नहीं था, वो मेरा एक दर्द था, वो एक समाज का दर्द था। तो मेरे दर्द को दर्द समझें सभी युवा, सभी समाज सेवा, सभी नेता, सभी राजनीतिक पार्टियां, जो कि हमारे साथ समाज के साथ में जो अन्याय हो रहा है वो कहीं न कहीं मैं बयां कर देता हूं तो लोग मुझसे थोड़ा सा बेरुख हो जाते हैं। तो उनसे मेरा निवेदन है कि मैं जो भी बोलता हूं समाज हित में बोलता हूं और समाज की भलाई के लिए बोलता हूं, इसलिए किसी भी मेरे स्टेटमेंट को अदरवाइज ना लें। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज में व्याप्त पाखंड है जो समाज की एक बहुत बड़ी आय को खर्च करवा देता है। गरीब से गरीब पर भी हम लोग उगाई थोप देते हैं। एक लाइब्रेरी ने बना के हम विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर्मकांडों में पैसे लगा देते हैं, जबकि युवाओं के विकास की ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। दूसरे समाज है जो विकास कर रहे हैं, जो लगातार कह रहे हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गुर्जर समाज से लूंगा। समाज कोई भी हो, यदि हमें सीखने को मिलता है तो हमें सीखना चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन हो चाहे मित्र हो, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि हमारा कोई पड़ोसी भी अच्छा काम कर रहा है तो वहां से सीखना चाहिए। समाज अच्छा कोई दूसरा काम कर रहा है तो उससे भी हमें सीखना चाहिए। तो फिलहाल में जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे गुर्जर समाज को, तो वो एक ही बात कहते हैं कि 15 साल के लिए इमरजेंसी लगा दो, तुम्हारा भगवान तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं होगा। और वाकई में आपका जो पैसा है उसको शिक्षा पे खर्च कर दो, स्वास्थ्य पे खर्च करो। तो इस प्रकार आप अपने युवाओं को एक नई दिशा दिखा सकते हो। अब मैं फिलहाल में ये कहूंगा कि मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन राजनीति हमारे युवाओं का भविष्य तय कर रही है। मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन राजनीति हमारे बच्चों का भविष्य तय कर रही है। ये राजनीति हमें वो माहौल देगी कि आपके बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा या प्राइवेट में पढ़ेगा या बच्चा आपका दारू पिएगा, ये राजनीति तय कर रही है। आपका जो खाद है वो 40 किलो का कट्टा रहेगा या 50 किलो का रहेगा, ये राजनीति तय कर रही है। आपके बच्चे हाई लेवल के एजुकेशन प्राप्त करेंगे या किसी धार्मिक यात्राओं में जाके लड़ाई झगड़े करेंगे या दंगे फसाद करेंगे, ये राजनीति तय कर रही है। क्योंकि राजनीति का दिया हुआ माहौल आपके बच्चों को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। इसलिए मेरा यह इस मंच से ये कहना चाहता हूं कि समाज नीति को मजबूत करके आप राजनीति पे प्रेशर बनाए, ताकि वो राजनीति आपके बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छी पहल कर सके, उनका विकास कर सके और उनके भविष्य के लिए रणनीति बना सके, न कि हमारे बच्चों को भविष्य के बर्बाद करने के लिए जो रणनीतियां बन रही है वो हमारे लिए बहुत ही घातक साबित होगी। और इस ओर भी हमको सबको विचार करना चाहिए।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि समाज और समाज नीति को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, राजनीति में हमारी पकड़ बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आजकल के जो युवा हैं, वो कोई भी हो, मैं फिर कहूंगा, मैं व्यक्तिगत टारगेट नहीं कर रहा, आजकल के हमारे नए जो समाज सेवी हैं, वो त्योहारों पर हाथ जोड़ के फोटो खिंचवा के समाज के वोट लेना चाहते हैं। उनके पास कोई भी विजन नहीं है। मैं इतने सारे समाज सेवियों से बात करता हूं कि आप समाज के युवाओं को क्या देना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनकी जल्द जमीन के लिए आपके पास क्या प्लान है? तो उनके पास कोई प्लान नहीं है। सिर्फ हाथ जोड़ के फोटो खिंचवाना, त्योहारों पर बधाई देना, आगामी पार्षद और सरपंच के इलेक्शन की जाके अपने फील्ड में तैयारी करना। अरे ये विजन नहीं होना चाहिए हमारा युवा भटक गया है, हमारा युवा नशे पे जा रहा है। आज हमारा युवा डीजे के लिए पटेलों पर प्रेशर बना रहा है। ये प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। हमारे युवाओं को राजनीतिक पार्टियों पर प्रेशर बनाना चाहिए, ताकि उनकी आगामी जो भर्तियां अटकी पड़ी है, जो बैकलॉग अटके पड़े हैं, जैसे कि अभी पटवारी की भर्ती में जो घोटाला हुआ था, बाद में उसमें सुधार किया जा रहा है, सुनने में आ रहा है, तो वो पहले ही होना चाहिए ना। तो राजनीतिक पार्टियों पर भी हमें प्रेशर बनाना चाहिए, लेकिन ये युवा नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस और भी मेरा ध्यान मैं अर्जित करना चाहूंगा कि युवा इस और ध्यान दे और युवाओं को संभाले। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग राजनीति में आने चाहते हैं, हमारे युवा, वो राजनीति को धंधा ना समझे, राजनीति को एक विजन समझे। राजनीति एक समाज सेवा का मौका है और आपको समाज की सेवा कैसे करनी है, युवाओं को दशा कैसे देनी है, किसान हितों की सुरक्षा कैसी करनी है और हमारे हित अधिकारों की सुरक्षा आपको कैसी करनी है, ये युवाओं को समझाना है। तो इस प्रकार राजनीति को कोई भी आदमी धंधा ना समझे, क्योंकि आगामी समय बहुत ही ज्यादा वो खतरनाक साबित होने वाला है। यदि आपने युवाओं को सही दिशा नहीं दी और आपका युवा भटक गया, तो आपका समाज भटक जाएगा, और जब आपका समाज भटक जाएगा तो आपका वजूद खत्म हो जाएगा। इसलिए समाज का यदि वजूद आप चाहते हो तो युवाओं को सही दिशा दो, तब जाके ही आपका समाज एक अच्छा समाज बनेगा और युवाओं को एक अच्छा संदेश जाएगा। अभी मैं ये भी कहना चाहूंगा कि समाज में नेता तो ऐसा पैदा हो गए जैसे सावन में घास पैदा होता है। मैं फिर लाइन को रिपीट करूंगा कि समाज में नेता ऐसा पैदा हो गए जैसे सावन में घास पैदा होता है, लेकिन ये नेता हमारे समाज को दिशा नहीं दे रहे हैं। ये नेता लगातार अपने वोट लेने के बाद 5 साल के लिए अंदर घुस जाते हैं और दोबारा जनता की तरफ मुड़ के नहीं देखते, तो इसलिए हमारा युवा भटक गया है। तो इस भी मैं कहना चाहूंगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि समाज के लिए आप एक अच्छे खाद और बीज बने, न कि एक दीमक। हमारे समाज में एक चुपचाप वर्ग है साहब, मैं सबसे फिर कहना चाहूंगा, हमारे समाज में एक चुपचाप वर्ग है। वो चुपचाप आईएएस बन गया, उसके बेटे को आईएएस बनाने के लिए चुपचाप उसने जाति प्रमाण पत्र बनाया, अपने बेटे को भी आईएएस बना दिया, वो भी आईएएस बनके चुपचाप हो गया। समाज में क्या हो रहा है, कहां विपत्ति आ रही है, उनको कोई मतलब नहीं होता। जिस आरक्षण की वजह से आपको ये नौकरी मिली है, संविधान हित और अधिकारों की वजह से नौकरी मिलती है, उस पर यदि कोई आंच आती है तो वो वर्ग चुपचाप होता है। एक राजनीति का वर्ग चुपचाप होता है, 5 साल में आता है, हाथ जोड़ के वोट लेके चला जाता है, 5 साल के लिए फिर वो चुपचाप हो जाता है, वो समाज में लौट के नहीं आता। समाज की क्या दशा हो रही है, क्या पाखंड हो रहा है, युवा क्या कर रहे हैं, किसानों की क्या प्रॉब्लम है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो ये चुपचाप वर्ग से मैं यहां से निवेदन करना चाहूंगा कि चुपचाप वर्ग अपनी चुप्पी तोड़े और वो सामने आए समाज के, क्योंकि समाज है तो उनका वजूद है। जिस दिन समाज का वजूद खत्म हो जाएगा तो उनका भी वजूद खत्म हो जाएगा। इसलिए कोई भी आईएएस अफसर, कोई भी नेता, कोई भी पटेल अपने आप को समाज से बड़ा ना माने और समाज की लगातार जल और पानी उसको देता रहे, ताकि समाज आगे एक पौधे की तरह बढ़ता रहे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, नेता, पटेल और अफसर तीनों के बारे में ये कहना चाहूंगा कि अभी फेसबुक पे किसी ने पोस्ट डाली थी कि ये तीनों यदि समाज के नियमों का सच्चाई से पालन करे तो जनता की तो इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो इन नियमों को तोड़ दे। यदि कोई नेता है, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, अभी आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे किसी नेता ने शादी दिन में की, रात में की, उसका भी थोड़ा सा बवंडर चल रहा है, तो वो पंचायत से निवेदन करूंगा, चाहे कोई भी आदमी हो, समाज से बड़ा नहीं है, क्योंकि समाज से ही वो बने हैं, इसलिए उन पे भी थोड़ा सा ध्यान दे। और पटेल हैं जो यहाँ तो नियम कर जाएंगे, रात में ना दोने में जाके पनीर ढूंढेंगे, उनकी पोस्ट भी वायरल हो रही है। तो जो भी पटेल यहाँ घोषणा करें, साइन करें, वो अपने आप में संकल्प लें कि हमें जो नियम बनाए उनका पालन करना है। यदि यहाँ नियम बनाने वाले पटेल रात में जाके पनीर खाएगा तो भाई सभी नियम तोड़ेंगे ना फिर तो इसलिए ये भी जरूरी होता है। तीसरा होता है नौकरशाह। ये ना सोचे मैं तो आईएएस हूं, मेरा कोई क्या कर लेगा। अरे समाज के जाति प्रमाण पत्र से तुम बने हो, अब तुम्हारा निजीकरण आ गया, उसमें देखना तुम्हारे बेटे कैसे आईएएस बनेंगे, कैसे क्या करेंगे, उस पर एक्चुअली मैं पहले बोल चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट मेरा यह होता है क्रिकेट, यात्रा और युवा। मैं यहाँ पे ये देखता हूं कि हमारा युवा, उनकी नौकरी कैसे छिन रही है, उनकी नौकरी क्यों नहीं निकल रही है, वैकेंसी क्यों नहीं निकल रही है, उनको जो हित अधिकार मिल रहे हैं वो क्यों नहीं अभी मिल पा रहे हैं। हमारे युवा का इस तरफ ध्यान नहीं है। हमारे युवा का ध्यान ये है कि शीतकालीन की छुट्टी आ गई, भाई साहब वहां पर तो ट्रॉफी करवाऊंगा,
घर का या इंतजार करिए मारो छोरो जयपुर में पड़े नौकरी कब लगेगा, छोरो जयपुर से बैठे बैठे प्लान करे यार गांव में तो आप ट्रॉफी करवाऊंगा। तो ये समस्या है। दूसरी बात, जो नौकरशाह जो नौकरी लग गए वो भी गांव में आते हैं तो युवाओं को मतलब चेताते नहीं है, वो भी साहब उस ट्रॉफी में सम्मिलित हो जाते हैं, पैदल यात्राओं में सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि युवाओं तुम अपने आप को मजबूत करो, नेताओं पे प्रेशर बनाओ, राजनीतिक पार्टियों पे प्रेशर बनाओ, ताकि तुम्हारे हित और अधिकार सुरक्षित रहे, समय पर तुम्हें नौकरी मिलती रहे और तुम्हारे रोजगार मिलती रहे। इसलिए युवाओं को इस मामले में आगे आना जरूरी है। क्रिकेट की ट्रॉफी से तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, मैं खेल का सम्मान करता हूं, लेकिन जितनी ताकत तुम क्रिकेट की ट्रॉफियों पे लगाते हो उतने यदि अपने हित और अधिकारों पे लगा दोगे तो तुम्हारी नौकरी को कोई नहीं छीन सकता, तुम्हारी जल जंगल जमीन को कोई नहीं छीन सकता। लेकिन इस ओर तुम्हें ध्यान आकर्षण करने की जरूरत है, जो फिलहाल में तुम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। कौन से गांव से पैदल यात्रा जाएगी, कहां धर्म और पाखंड चल रहा है, उसकी जानकारी तुम्हें होती है, लेकिन संसद में कौन तुम्हारे हित अधिकारों की कटौती कर रहा है वो तुम्हें पता नहीं होता। ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्य का विषय हमारे युवाओं के लिए है। इसलिए युवाओं से मैं ये बार बार कहना चाहूंगा कि अपने हित और अधिकारी के लिए आप मतलब जागरूक रहिए। दूसरी बात है धर्म और खतरा। आजकल ये चल रहा है, ट्रेड में चल रहा है, हमारे युवाओं को भड़काने के लिए कहते हैं कि वो फलाना धर्म खतरे में, वो फलाना धर्म खतरे में है। मैं ये कहता हूं कि विज्ञान का युग है और इस विज्ञान के युग में सभी धर्म खतरे में आ गए। मैं जिस माइक पे बोल रहा हूं उसको किसी धर्म ने नहीं बनाया, मैं जिस पेन से लिखता हूं उसको किसी धर्म ने नहीं बनाया, अब जो एंड्रॉइड को ये लाइव चल रहा है ये किसी धर्म ने नहीं बनाया। लेकिन ये जो विज्ञान है ना, ये सभी धर्मों की पोल खोल रहा है और सभी धर्म खतरे में आ रहे हैं। और ये जो नेता और राजनीतिक पार्टियां हमें एक दूसरे को लड़वा रही है कि वो कहता मेरा धर्म खतरे में, वो कहता मेरे धर्म खतरे में, हमारे युवाओं को झंडा थमा दिया जाता है, उनको बेरोजगारी का एहसास ही नहीं होता। इसलिए कोई भी धर्म खतरे में नहीं है, आपका कैरियर खतरे में है और ये विज्ञान से हो रहा है। इसलिए विज्ञान का डेवलपमेंट हो रहा है तो धर्मों की पोल खुल रही है। इसलिए किसी भी धर्म की ध्यान न देके आप अपने कैरियर पे ध्यान दें, मैं यही कहना चाहता हूं। यहाँ पे आगे मेरा है संविधान के बारे में मैं यही कहूंगा कि आजादी के 75 साल बाद भी, आजादी के 75 साल बाद भी आज हमारा गांव, हमारे शहर और हमारे युवा ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस 26 जनवरी का क्या महत्व है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और उस दिन से ही हमें अपने हित और अधिकार मिलने शुरू हुए थे। उस दिन से ही हमें पढ़ने लिखने का हक मिला, उससे फिर हमें सरकारी नौकरी मिली, सरकारी नौकरी से एक हमें आय हुई और उसी आय से हमारे घरों में मकान बने। हमने दौसा, जयपुर जैसे शहरों में प्लॉट खरीद लिए, 1-1, 1.5 लाख हमारी सैलरी हो गई। और आज उसी 26 जनवरी को हमारी स्कूलों में सिर्फ 2 लड्डुओं के नाम से जाना जाता है और बच्चों के नाच गाने के प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। लेकिन नहीं, उस 26 जनवरी का हमें महत्व समझना होगा कि 26 जनवरी ही हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार है, महापर्व है, जिससे हमें हित और अधिकार मिलना शुरू हुए थे। तो इसी संविधान को प्रति जागरूक लेते हुए हमने कुछ पॉइंट बनाए हैं। उसमें है कन्यादान से पहले संविधान। उसमें यह होता है कि हमारी छोटी छोटी बच्चियों को, जो कि अभी कर्नल किरोड़ी बैंसला ने कहा है कि हमारे समाज को एक पढ़ी लिखी माँ चाहिए। माँ जब बनेगी जब हम छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ना सिखाएंगे, उन्हें लिखना सिखाएंगे, तो हमारी बच्चियों से हम रील न बनवा के कैमरे के सामने न नचवा के उनको यदि हम हमारे महापुरुषों के बारे में बताएंगे और संविधान के बारे में बताएंगे तो हमें एक पढ़ी लिखी माँ मिलेगी और समाज में कहीं न कहीं पाखंड से मुक्ति पाने में हमारा ये सहयोग करेगी। तो इसी सिलसिले में हमारा एक साथी है सीपी मीणा, उन्होंने अपनी बच्ची का बर्थडे मनाया, समाज की जाजम का भी सम्मान किया, उन्होंने केक भी नहीं कटवाया, डीजे भी नहीं बजवाया, लेकिन सभी बच्चों को इकट्ठा करके जो संविधान के उद्देश्य का है उन सभी छोटे छोटे बच्चों को शपथ दिलवाई थी और वो वीडियो हर एक जगह उन्होंने वायरल किया है। तो इस माध्यम से मैं कहूंगा कन्यादान से पहले जो संविधान है तो सभी लोग ऐसा कर सकते हैं। मेरा सुझाव है, मैं ये नहीं कहता कि आप जन्मदिन मनवाइए, मैं जाजम के खिलाफ भी नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि जन्मदिन पर पाबंदी है। आप पाबंदी रखो, लेकिन उसको यदि आप मौके को अवसर में बदल दो और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छी जानकारी मिल जाए तो वो अच्छा रहेगा। दूसरी बात है घर घर संविधान। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि घर घर संविधान में हम सभी लोगों को संविधान पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारे हित और अधिकार क्या है आज भी हमें पता नहीं होता, तो उनके लिए हम सभी लोगों को ग्रुपों के माध्यम से जोड़ रहे हैं। तीसरा बात है जन्मदिन पर संविधान। जन्मदिन पर भी आप संविधान का पाठ करवा सकते हैं। और एक होती है रिटायरमेंट पार्टी, जिसमें आदमी क्या होता है कि संविधान से मिले और हित और अधिकारों से उसको नौकरी मिलती है और जिंदगी भर तक नौकरी करता है और लास्ट में जब वो रिटायरमेंट होता है तो 3 लाख रुपए वो पाखंड पे खर्च करके चला जाता है। तो कहीं न कहीं उसको ऐसा पैसे को लाइब्रेरी में दान में देना चाहिए और समाज के युवाओं को शिक्षा के लिए देना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बलराम। देखिए साथियों, इनका विचार है समाज में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, समाज के नियम सब पर एक समान लागू हैं, चाहे वो मंत्री हो,
चाहे वो विधायक हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो आईएएस हो या आईपीएस हो, लेकिन सब पर नियम एक जैसे होंगे। गांव में मजदूरी करने वाला भी उन नियमों की पालना करेगा और गांव का एक विधायक या एमएलए या मंत्री है वो भी समाज के इन नियमों की पालन करेगा, क्योंकि समाज से बड़ा नहीं है, समाज से ही वो बना है। इन्होंने आपके समक्ष रखा कि कुछ समय पूर्व अभी हमारे समाज के बंधु हैं, एमएलए रह चुके हैं, उनके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। उन्होंने अपने आप को समाज से बड़ा माना है। अभी भाई बलराम जी ने कहा कि समाज के नियम सबके लिए एक जैसे हैं, लेकिन वो एमएलए और हमारे समाज से बड़ा कैसे हो गया? मैं इस जादम पर बैठे हुए पंचों से निवेदन करना चाहूंगा कि वो नियम जो हैं सबके लिए समान हैं। जिन्होंने ये नियम तोड़े हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। सभी जादम पर बैठे हुए पंचों से निवेदन है, समाज के नियमों को यदि कोई व्यक्ति तोड़ता है, चाहे मैं हूं, चाहे कोई आईएएस है, कोई भी अफसर है, कोई भी अधिकारी है, कोई भी नेता है, तो समाज के नियम के हिसाब से और उसका प्रावधान उसके लिए भी होना चाहिए। एमएलए ने नियम तोड़ा है तो पंचों को दंड उसको भी देना चाहिए, वो समाज से बड़ा नहीं है। अगला आपका था शिक्षा। शिक्षा है तो सब कुछ है। समाज आगे बढ़ा है तो शिक्षा से बड़ा है। यदि शिक्षा नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। शिक्षा पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। आपका अगला जो बात थी पाखंडवाद थी। पाखंडवाद इसको इस तरीके से नहीं लें कि धर्म से जोड़कर नहीं ले पाखंडवाद को। पाखंडवाद है फिजूल खर्ची जो हमारे कोई काम नहीं आ रही है, हम बिना काम का जो खर्चा करते हैं उस पर ये बोले हैं। इसको कई लोग गलत रूप में पेश करते हैं गुमराह करने के लिए कि हमारी धर्म की जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाई है। कोई रामायण बंद नहीं है। व्यक्तिगत रूप से आप रामायण कर सकते हो, आप घर पे बैठ के रामायण पठन करिए ना, आप भजन करिए ना, आप कीर्तन करिए ना। आपको किसने रोका है? रोका है तो इस चीज के लिए रोका है समाज के विद्वानों ने कि आपके पास जो पैसा है उसको फिजूल खर्च नहीं करें और उसका सदुपयोग करें। सही जगह पर उस पैसे का उपयोग करना चाहिए। यह हमारे समाज के विद्वानों का विचार है, मानना है। जैसा कि कुछ समय पूर्व मंच के माध्यम से ये उद्घोषणा हुई थी, जो भी वक्ता अपनी बात रखना चाहता है एक पर्ची में अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखे और मंच पर उस नाम और मोबाइल नंबर को पहुंचाए। उसके बाद में आपके नाम की उद्घोषणा होगी और अपने विचार आप रख सकते हैं। स्वतंत्र हैं आप, आपके जैसे भी विचार हैं आप रख सकते हैं। खुला मंच है, लेकिन विचार समाज सुधार के ही होने चाहिए। आपके विचारों, आपके जो भाव हैं उन पर ये सदन बैठा है। सबके जो विचार हैं उनको लिखित में सेक्रेटरी महोदय ले रहे हैं और उन पर विचार किया जाएगा। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे मंच के माध्यम से माननीय सुरेंद्र, आदिवासी निवासी चांदूसा। आप आए और अपने विचार रखें। माननीय सुरेंद्र जी, आदिवासी। हेलो, सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय जोहार। आदिवासी समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को मेरा लाख लाख जोहार। और सभी मंचासीन सम्मानित साथियों व आज की सभा के आयोजन समिति के सभी मेंबरों को मेरा लाख लाख जोहार। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जो आज देश में राजनीति जो चला रखी है, तो राजनीति हमारे समाज से बड़ी नहीं है। हमें यहाँ समाज नीति तय करनी है। वो राजनेता दिल्ली या जयपुर में बैठ के वो हमें समाज नीति न सिखाए कि ये समाज तय करेगा कि हमें क्या करना है। लेकिन आज वो जो कुछ जयचंद बने बैठे हैं वो शायद हमारे समाज से अपने आप को समाज से बड़ा मानते हैं। और मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि और सभी बुजुर्ग बुद्धिजीवी लोग जो भी बैठे हैं, तो मेरा एक ही निवेदन है कि सुबह 2 घंटी बजती हैं। सुबह 2 घंटी बजती हैं। एक तो मंदिर की घंटी होती है और दूसरा मंदिर का घंटा होता है। वो आप अपने आप को तय करना है कि आपके बच्चों को आपको मंदिर में भेजना है या विद्यालय में भेजना है।
अगर मंदिर में जाए भेजेंगे तो आपके बच्चे भिखारी या जेब कतरे बनेंगे, लेकिन आपके बच्चों को आप विद्यालय में भेजेंगे तो वहां से इंजीनियर या डॉक्टर कुछ ना कुछ बन के जाएंगे। तो कुछ चीजें हैं पाखंडवाद की, तो हमारे बहुत हावी एक दीमक की तरह हमारे समाज में लगा हुआ है। सबसे ज्यादा मैं बात करता हूं आदिवासी वर्ग में, तो एक मीणा समाज है जो सबसे ज्यादा अंधविश्वास और पाखंडवाद में उलझा हुआ है। तो उससे हमको बाहर निकलना है। मैं ये नहीं कहता भैया तुम धर्म मत करो, अगर तुम्हें पैसा खर्च करना है तो एजुकेशन या हेल्थ पे कीजिएगा। आपका पड़ोसी तो बीमारी के अभाव में मर रहा है और आप गोवर्धन में जाके वहां भंडारा कर रहे हैं, तो सब वो पड़ोसी ज्यादा जरूरी है या गोवर्धन का भंडारा ज्यादा जरूरी है? और मैं दूसरा चीज कहना चाहूंगा, भाई बलराम जी ने बताई कि हर हर घर संविधान, घर घर संविधान। तो मेरा एक सीधा सा उद्देश्य है, शायद आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं मेरे से यहाँ और बैठे हैं कि आपके घरों में गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, दुनिया भर के ग्रंथ मिल जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा मुझे बताएंगे कि संविधान किस किस के घर में है? आज थोड़ा एक बार ऊंचा हाथ करेंगे कि संविधान किस किस के घर में है? तो तुम्हारे गीता या रामायण आपको आपके अधिकारों को अवगत नहीं कराता, लेकिन ये भारतीय संविधान है जो आपको आपके अधिकारों से अवगत कराता है। मत पढ़ो पूरे संविधान को, लेकिन कम से कम उसमें मानव अधिकार है उसको तो पढ़ लो, ताकि आपको अपने आप को पता चलना चाहिए कि मैं इस देश का नागरिक हूं, मेरा अधिकार क्या है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि भैया जन्मदिन मनाओ, मैं कहता हूं इस चीज को, लेकिन जन्मदिन पर अपने साथियों को संविधान की पुस्तक भेंट करें या पौधे लगाएं। क्यों? हम प्रकृति पूजक हैं और जल जंगल जमीन को बचाना हमारा पहला राइट है। कि अभी जा रहे हैं साहब हम किसी लड़की की शादी है तो वहां संविधान की कॉपी भेंट करें, या हमारा कोई भी जैसे सामूहिक कार्यक्रम है या जन्मदिन है या और कुछ कार्यक्रम है तो वहां कम से कम 11 पौधे आप जरूर लगाएं अपने जन्मदिन पर। ये एक शपथ लेके जाएं यहाँ से। और सभी साथियों को मैं एक थोड़ा सा मेरी तरफ से कहना चाहूंगा, मन से अनुमति तो नहीं है, लेकिन मैं एक सभी साथी शायद समाज से हैं तो मेरा एक पर्सनल सजेशन है, एक मूल मंत्र है मेरा कि ब्राह्मणों को दान, मंदिरों को अनुदान, मानवादियों को मतदान। ये 3 चीजें बंद कर दो, आपकी दिशा और दशा अपने आप परिवर्तन आ जाएगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोकने वाली। मैं किसी राजनीति के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन बस मेरा एक निवेदन है कि हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना है। किसी धर्म कांडों में या किसी धार्मिक आयोजनों का हिस्सा ना बन के हमारे पैसों को बर्बाद नहीं करना। मैं मेरे विचारों को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखिए जो साथी इधर खड़े हैं उनसे निवेदन है, मंच के माध्यम से आपके बैठने की माकूल व्यवस्था की गई है। कृपया आप आइए, ज्यादा पर बैठिए। आप समाज के बंधु हैं, अच्छे संस्कार हैं आप में, आप आए और अंदर बैठें, ऐसे खड़े नहीं रहे। आपसे निवेदन है पुनः मंच के माध्यम से आप कृपया आए और ज्यादा पर बैठें। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय फैलीराम जी, मीना गांव कालीखाड़। आप आए और अपने विचार रखें। माननीय फैलीराम जी। बोल पपलाद माता की जय। मेरा कहने का मतलब ये है, 100 तरह का नाश्ता मत करो, ये खड़ा खाना मत लगाओ, टेबल कुर्सी मत लगाओ, गरीब को बताओ। 230 आदमी आता है छोरियाला के, वो 30,000 रुपये ले जाता है। कड़ाई बड़ाई कोड़ी भंगी आता है, तो 20 आदमी थोराला की तरफ से जाओ और दान की सेवा करो। क्यों परेशान करो तो कोई को हारो तो को मैं। अरे एक आपकी बच्ची है 21,000 की माला डालते है, 51,000 रुपया दे। मुझसे पूछेगा था 51,000 रुपया दे। अरे बच्ची माला क्यों डाले थे? माला तो वह छोरी डाल देगी। वो की पाखरी में चाहे 100 रुपया दर दो, चाहे 500 दर दो, हम या को खा। क्यों परेशान करो तो को। अरे एक बात बर्बाता है तो 4 जना तल कटाता है और सारी माला सारी राखी बांधते थे। वो कौन सा नियम है राखी बांधवा को? वह कौन सा नियम है गयो? अरे एक घर में 5 छोरान का ब्याह होता है, 5 ही गाड़ी चमा के उसे पूछ ले मैं गाड़ी लूंगा। गाड़ी 1 लाख रुपए की आवत है, वन यू खरीदे मैं गाड़ी खोल लू तो 1 लाख रुपया को बच्चियों को सोना दे दो, चाहे चांदी दे दो, तो वो घर में भूख तस्म काम आओगा। राम राम सा, राम राम सा।
आप सभी बुद्धिजीवी वर्गों से मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि ये लाइव चल रहा है, इसमें से कोई वर्ड कटिंग नहीं होता। आप सबसे मेरा विशेष अनुरोध है, किसी जाति विशेष को टारगेट नहीं करें। आपकी जो बात है उसको माकूल तरीके से जाजम पर रखें और किस पर कार्रवाई करनी है, किसने नियम तोड़े हैं, वो ये पूरा जो सदन अगर अनुमति देगा तो मंच की जब अनुमति होगी और शाम को जब सभा का समापन होगा उस टाइम उस चीज को रखा जाएगा और सदन की अनुमति लेते हुए उस पर कार्रवाई की जाएगी। जब तक आपको जिस मुद्दे पर बोलना है उस मुद्दे पर बिना किसी जाति धर्म को टारगेट किए हुए आप अपनी बात रखें। धन्यवाद। देखिए साथियों, जैसा कि नियमों में बताया गया था, किसी जाति विशेष व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करें, किसी भी जाति के बारे में नहीं बोलें। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय मनमोहन जी मीना। आप आए और अपने विचार रखें। माननीय मनमोहन जी मीना। समाज के पंच पटेल, दूर दूर से आए हुए सभी मेरे साथियों को मेरा प्रणाम। मैं आज इतनी बड़ी सभा में पहली बार बोल रहा हूं। पहले तो अगर मेरे से गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। दोस्तों देखो, समाज में कुरीतियों का दिनों दिन बहुत ज्यादा कुरीतियां बढ़ रही है, जिसमें सबसे ज्यादा कुरीति तो मेरे हिसाब से आजकल जो युवा पीढ़ी है, जो सट्टा बाजार है, सबसे ज्यादा चल रहा है। तो इस पे रोक होनी चाहिए। इस पे रोक कैसे लगे? रोक मैं तो कह के जा रहा हूं कि रोक होनी चाहिए, पर हो कैसे, इस पे बात करनी चाहिए कि दिनों दिन युवा, आज समाज का कम से कम 70% युवा लूडा सट्टाबाजी इसमें ज्यादा लिप्त है। सारे अपना समय व्यर्थ कर रहा है। और मैं बात करूंगा शिक्षा की। शिक्षा ही एक ऐसा समाधान है जिससे हम सब विपत्ति से लड़ सकते हैं। हर चीज का सॉल्यूशन शिक्षा है। हम सिर्फ आपस में और चीजों पे नए बात करके सबसे ज्यादा फोकस, आज जो डीजे पे आप इतना लड़ रहे हो, अगर शिक्षा के लिए लड़ते तो बहुत कुछ मिलता। डीजे की बजाय, मैं नहीं कह रहा कि डीजे बंद नहीं होना चाहिए, पर जितना फोकस समाज का युवा डीजे पे कर रहा है, अगर वो फोकस अगर शिक्षा स्वास्थ्य पे करे तो बहुत ही आगे बढ़ेगा हमारा समाज। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो हमारे समाज को धर्म, जाति सब में अलग अलग बांटने जा रही है। तो चाहे पार्टी कोई सी भी हो, अगर कोई भी गलत मैसेज हमारे समाज में आ रहा है उससे, तो हम उसका कड़ा विरोध करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में कई नौकरी वाले हैं, अच्छी अच्छी नौकरी में हैं, पर वो कभी अपने आसपास के, अपने गांव के जो युवा है, जो पढ़ लिख रहे हैं, उनको कभी गाइड नहीं करते कि बेटा आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ने से ये बनेगा। कभी कोई गाइड नहीं करता। अगर कोई गाइड करता है तो आज तक मुझे तो किसी ने गाइड नहीं किया। आज तक ये पंचायत में अगर इतने लोग बैठे हैं, अगर आपके नौकरी लगने वाले किसी को गाइड किया हो तो हाथ खड़े करके बताएं कि मुझे ये नौकरी वाले मेरे बच्चे को या मुझे गाइड किया, या कोई नेता गाइड किया। कि नेता ने आज तक कभी आपसे ये नहीं पूछा होगा कि पटेल बाबा तेरा लड़का क्या पढ़ रहा है, उसको क्या पढ़ाना चाहिए? आज तक किसी को पूछा हो तो मुझे बता दो। कोई नहीं पूछता, वो सिर्फ उनके वोट की राजनीति करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारे समाज में कई ऐसे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, जैसे डी फार्मा, BMLT, उसमें अगर गवर्नमेंट भी नहीं लगता बच्चा तो प्राइवेट भी 60-70 हजार रुपए कमा लेता है। तो समाज को ऐसे कोर्सेज बहुत सारे हैं, उनके बारे में अवगत करवाना चाहिए। और मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि हम इतने कानून बना रहे हैं, वो लागू कैसे हो। तो मैं ये कह रहा हूं, जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, अगर वो ही लागू खुद कर लेंगे, हम मानते हैं कि बड़े लोग नहीं मानते, पैसे वाले हैं, पर हम गरीब लोग तो मान सकते हैं। अगर हम हमारे से ही शपथ लेके यहाँ जाएंगे कि हमें ये नहीं करना है, तो हो सकता है कुछ समय लगे, पर आने वाले टाइम में समाज की धीरे धीरे कुरीतियां समाप्त हो जाएगी। तो मैं खुद यहाँ से शपथ लेके जा रहा हूँ कि मैं आज तक
आज तक पहले ही 6-7 साल से नुक्ते में नहीं जाता, आज तक किसी भी 12वें में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उधर तो उसका किसी का व्यक्ति का पिताजी खत्म होता है तो खत्म होने ते ही उसको ये लग जाता है कि 12वें का इंतजाम कहां से करूंगा, और जीमने वाले उसके जीमने का इंतजार करते हैं, तो ये बहुत गलत है। आज मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि आज के बाद मैं किसी भी बर्थडे पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, और अगर किसी की भी बर्थडे पार्टी में कोई मनाएगा तो मुझे ये संदेश दूंगा कि या तो अच्छे पेड़ लगाओ, बच्चों को शिक्षा से अवगत कराओ, ये अच्छी चीजों में मैं जा सकता हूं भाई, अच्छी चीजों में कोई बुराई नहीं है। और मैं आज ये शपथ लेता हूं कि जो भी हमारे समाज में पढ़े लिखे युवा हैं जो नौकरी पेशा में हैं उनसे